वैसे तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में 8 एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन फर्स्ट 3 एमसीक्यूज़ को समझाने के लिए थ्योरी, लॉज और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। लिहाजा पहले इन तीनों टर्म्स को समझते हैं। हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ, इन तीनों टर्म्स के साइंस की दुनिया में स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं, पर इनकी बुकिश डेफिनेशन रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि इसकी वर्डिंग्स हर बुक में चेंज होती हैं और एग्जाम्स में भी घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं। साइंटिस्ट्स जब दुनिया में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि दरख्त से गिरते एप्पल को देखकर न्यूटन ने एक हाइपोथेसिस डेवलप की, एक गैस किया, वाइल्ड गैस नहीं था, एजुकेटेड गैस था, कि मे बी अर्थ इज पुलिंग द एप्पल डाउन। ये हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका कोई एविडेंस हो, सबूत हो, और उस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए उसे टेस्ट किया जा सकता हो। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होगी, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट आउटकम्स, यानी पहले से आउटपुट का अंदाज़ा लगाया जा सकता हो, एंड डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ द रिसर्च, यानी इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जो रिसर्च करनी है उसके लिए किस डायरेक्शन में जाना है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। ये ना हो कि हमने ग्रेविटी पर थ्योरी डेवलप करनी थी मगर हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। जब साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट डेवलप कर लेते हैं तो उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके अपने गैस को साबित करते हैं। जब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट्स हो जाएं, एविडेंस यानी सबूत इकट्ठे हो जाएं और बात वेरीफाई हो जाए तो फिर थ्योरी बनती है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी डेवलप की। थ्योरी बेसिकली हमें एक्सप्लेन करती है कि वाई समथिंग हैपन्स। थ्योरी टेल्स वाई। वैसे थ्योरी के लास्ट वाले वाई से आप वाई को याद रख सकते हैं। एक जैसी साउंड है और लास्ट अल्फ़ाबेट भी दोनों का वाई है। थ्योरी में कोई मैथमेटिक्स नहीं, फॉर्मूला नहीं, बट लॉजिक डेवलप हो जाती है। मैं शॉर्ट सी थ्योरी लिख देता हूँ कि न्यूटन ने ये थ्योरी दी कि अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। और अब थ्योरी को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ आइडियाज़ एक्सप्लेनिंग अ फिनोमिनन इन नेचर, कि दुनिया में होने वाला कोई वाक्य किस वजह से रूनुमा होता है। जैसे हवा चलने पे पत्ते हिलते हैं, तो इसका मतलब है एयर मेक्स लीव्स मूव, मोर एयर मोर मूवमेंट, वगैरह वगैरह। चले अब लॉ की तरफ आएँ। लॉ लिस्ट्स व्हाट हैपन्स। ये हमें डिस्क्राइब करता है फॉर्मूलाज या इक्वेशन की शक्ल में कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। जैसे न्यूटन ने दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ स्टेटमेंट दैट समराइजेज एन ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी और पैटर्न इन नेचर, कि दुनिया में रेगुलरली होने वाले किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी समरी निकालना, एंड गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे कि इस इक्वेशन में फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास 1, मास 2 और आर वेरिएबल्स हैं। इनके आपस के ताल्लुक, आपस के रिलेशन को इक्वेशन या फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया गया है। अब अगर ये कंप्लीट पिक्चर आपके जहन में है तो हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ रिलेटेड एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म थ्योरी एज इट इज़ यूज्ड इन साइंस। बेस्ट डेफिनेशन की बात हो रही है, इसका मतलब है रट्टी रटाई डेफिनेशंस नहीं चलेंगी, कॉमन सेंस और समझ बूझ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पर आपको जो ये 5 मिनट्स का लेक्चर मैंने दिया है, इसकी पिक्चर जहन में रख लें। थ्योरी पे बात हो रही है तो बीच वाले कॉलम में फोकस करना है। ऑप्शन ए है, अ थ्योरी इज़ अ गैस और हंच। पढ़ते ही आपके जहन में आ गया कि गैस तो हाइपोथेसिस होता है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑप्शन बी, अ थ्योरी इज़ कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ आइडियाज़ एक्सप्लेनिंग अ फिनोमिना इन नेचर। यही हमारे पास थ्योरी की डेफिनेशन भी है कि कोई फॉर्मूला नहीं दे रही मगर किसी हाइपोथेसिस या सेट ऑफ आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर रही है। तो यही हमारी राइट ऑप्शन है। वैसे ऑप्शन सी को भी पढ़ लें, अ थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन वेरीफाइबल लॉज। यहीं तक पढ़ के समझ आ गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि थ्योरी लॉज पे बेस नहीं करती बल्कि हाइपोथेसिस पे बेस करती है, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन डी, अ थ्योरी इज द हाइपोथेसिस दैट यूजेस लॉज एंड ऑब्जर्वेशंस टू मेक एन एजम्पशंस। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि थ्योरी हाइपोथेसिस के बाद तो डेवलप होती है, लेकिन हाइपोथेसिस लॉज और ऑब्जर्वेशंस दोनों पे नहीं
बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करती है, लिहाजा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। विच स्टेटमेंट बिलो करेक्टली आइडेंटिफाइज द डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड थ्योरीज? इनके बीच में डिफरेंस को कौन सी स्टेटमेंट हाईलाइट कर रही है? वही पिक्चर ध्यान में ले आए। लॉज और थ्योरीज की बात हो रही है, तो अब सेकंड और थर्ड कॉलम पे फोकस करना है। ऑप्शन ए, लॉज डिस्क्राइब फिनोमिना वाइल थ्योरीज एक्सप्लेन वाई फिनोमिना एग्जिस्ट। यही करेक्ट चॉइस है, क्योंकि लॉज डिस्क्राइब फिनोमिना और थ्योरी एक्सप्लेन करती है वाई। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, लॉज आर अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यहाँ तक बात सच है, लॉज फैक्ट पर मबनी होते हैं। वाइल थ्योरीज आर स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। थ्योरीज ओपिनियन नहीं होती, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मार्ज़े वजूद में आती हैं, आफ्टर टेस्टिंग एविडेंस एंड वेरिफिकेशन। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ऑप्शन 3 देखें, लॉज एक्सप्लेन वाई वाइल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि हमने याद किया था कि थ्योरी वाई बताती है और लॉ बताता है कि व्हाट हैपेंड, लिहाजा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी, लॉज आर प्रिडिक्शन फिनोमिना। स्टेटमेंट यहीं तक पढ़ के पता चल गया कि ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि लॉज कोई फिनोमिना नहीं होते, बल्कि ये नेचर में मौजूद किसी रिलेशनशिप या पैटर्न को बाकायदा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ बॉडी 1 मास ऑफ बॉडी 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की मदद से एक्सप्लेन किया है। वाई डू साइंटिस्ट डेवलप अ हाइपोथेसिस बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च? यानी रिसर्च अभी की नहीं, फिर भी हाइपोथेसिस यानी गैस डेवलप कर ली है, वो ऐसा क्यों करते हैं? इस एमसीक्यू के लिए भी आप यही पिक्चर ध्यान में लें। अब ऑप्शन ए देखें, इट गिव्स देम डायरेक्शन ऑन हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ देयर रिसर्च। ये तो कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि रॉन्ग है, क्योंकि हाइपोथेसिस तो ऑब्जर्वेशन के बाद सेकंड स्टेज है, जबकि रिजल्ट्स तो थर्ड स्टेज यानी एक्सपेरिमेंट्स या कह लें कि रिसर्च के दौरान मिलेंगे। तो फिर साइंटिस्ट रिसर्च से पहले हाइपोथेसिस क्यों करते हैं? टू प्रिडिक्ट आउटकम्स एंड डिफाइन पैरामीटर्स ऑफ द रिसर्च। यही हमने इसकी डेफिनेशन सीखी है, ताकि एक फोकस्ड डायरेक्शन में रिसर्च शुरू की जाए। ऑप्शन सी भी वैसे देख लें, हाइपोथेसिस गिव्स द रिसर्चर एन आउटकम टू शेप देयर वर्क अराउंड। ये तो बिल्कुल यूजलेस बात है कि काम शुरू करने से पहले ही आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पे वर्क कर रहे हैं। जैसे आप बुक के एंड से न्यूमेरिकल का आंसर देख लें और उसके मुताबिक अपना आंसर लाने की कोशिश ज़बरदस्ती शुरू कर दें। ऑप्शन डी है, हाइपोथेसिस हेल्प अ रिसर्चर डिसाइड विच ऑब्जर्वेशंस टू रिकॉर्ड एंड विच टू इग्नोर। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन के बाद होती है, उससे पहले नहीं। लिहाजा हाइपोथेसिस हमें ये नहीं बता सकता कि कौन सी ऑब्जर्वेशन नोट करो और कौन सी नहीं। ऑब्जर्वेशंस तो हम पहले ही नोट कर चुके होते हैं, तभी तो हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन स्टडीइंग हाउ ग्लासेस हेल्प पीपल टू सी। कि कौन सी ब्रांच इंसानी आंख पे ग्लासेस लगाकर देखने से मुतल्लिक है? थर्मोडायनामिक्स तो नाम से पता चल रहा है कि थर्मोमीटर से निकला हुआ लफ्ज़ है, टेम्परेचर या हीट रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करती है, जैसे कि मैग्नेट्स के बीच। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस, कि चीज़ें कैसे और क्यों मूव करती हैं। तो पीछे बच गया ऑप्टिक्स, और यही आंसर है। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद लेंसेज। आपने अक्सर ऐनक बनाने वाली शॉप्स के बाहर ऑप्टिशियन या ऑप्टिकोज वगैरह लिखा देखा ही होगा। When studying how air conditioners cool your house, then it is thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics या optics। पहली ही ऑप्शन सही नज़र आ रही है, थर्मोडायनामिक्स। नाम से पता चल रहा, थर्मोमीटर से निकला हुआ लफ्ज़ है, टेम्परेचर या हीट रिलेटेड है, जिसकी डेफिनेशन है, थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एनर्जी एंड वर्क which are key to understand how air conditioners operate. The branch of physics that deals with the particles such as neutron and protons। ऑप्शंस देखे बगैर ही आपको इसका आंसर जहन में आ जाना चाहिए। देखें, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? किसी भी एटम के सेंट्रल हैवी पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें। लिहाजा इन पार्टिकल्स की स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। विच पार्ट ऑफ साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने बायोलॉजी रखी है यानी प्री मेडिकल, वो इंजीनियर नहीं बनते बल्कि डॉक्टर बनते हैं। मतलब कि इंजीनियरिंग के लिए बायो इम्पोर्टेंट नहीं है। और आईसीएस में केमिस्ट्री नहीं होती, फिर भी ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाते हैं, यानी केमिस्ट्री भी इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। और हम पढ़ भी फिज़िक्स की बुक रहे हैं इस वक्त, और यही आंसर है। इंजीनियरिंग इज़ मेनली अबाउट फिज़िक्स, जबकि जेनेटिक्स तो बायोलॉजी की सब फील्ड है, लिहाजा ये तो बिल्कुल ही नहीं है। फिजिक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज या लाइफ साइंसेज। वैसे तो साइंस को आजकल बहुत सी ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, मगर मेन ब्रांचेस टू हैं, फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज से मुराद है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और बायोलॉजिकल साइंसेज से मुराद है स्टडी ऑफ लाइफ, सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं। सो ऑप्शन ए फिजिकल साइंसेज इज़ द राइट चॉइस। फिजिक्स इसी के अंदर आती है। Study with me, a learning experience.